नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। प्रदेश में बीजेपी संगठन को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की संभावना। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में बने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन करूंगा। पीएम ने कहा कि ये सौर परियोजना 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को गति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस परियोजना से लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन की संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, आपके कुशल नेतृत्व में भारत की सेनाएं निरंतर सशक्त एवं मजबूत हो रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री की सेहत की कामना करते हुए लिखा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और राष्ट्रहित में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। ईश्वर से यही कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी से एक ग्रेनेड और हथियार भी बरामद किए। यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर दूर विकास दुबे को ला रही कार पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी के मुताबिक गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। एसएसपी ने कहा कि उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। विकास दुबे को कल ही मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस उसे लेकर कानपुर आ रही थी। बारिश और रफ्तार की वजह से पुलिस की गाड़ी पलट गई। दुनिया में 1,23,89,599 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 5,57,405 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 32,19,999 कोरोना संक्रमित मरीज, 1,35,822 मरीजों की कोरोना से मौत, 16,57,749 का चल रहा है इलाज। ब्राजील में 17,59,103 कोरोना संक्रमित मरीज, 69,254 कोरोना मरीजों की मौत, 5,37,382 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में 7,94,864 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 21,623 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,77,180 मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,30,599 पहुंचा है। 9,667 मरीजों की हो चुकी है मौत। 93,654 मरीजों का चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में 1,26,581 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 46,655 मरीजों का चल रहा है इलाज। 1,765 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 1,07,051 कुल कोरोना संक्रमित मरीज, 21,567 मरीजों का इलाज चल रहा है। 3,258 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 39,280 कुल कोरोना मरीजों की संख्या है। 9,529 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,009 कोरोना मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत।
यूपी में कोरोना के 32,362 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। 10,373 मरीजों का इलाज चल रहा है। सूबे में 862 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल 19,369 मामले। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 287। एक्टिव केसेस की संख्या 4,572। हरियाणा का पहला प्लाज्मा डोनेशन केंद्र फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में तैयार किया गया है, जहां प्लाज्मा निकालने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई। प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर करके रखने की भी सुविधा है। कोरोना के क्रिटिकल मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा का यूज किया जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों से हासिल किया जाता है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि हरियाणा प्रदेश का प्लाज्मा डोनेशन केंद्र बनाया गया है, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में 182 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। कुल पॉजिटिव केस 5,105 है। झज्जर में लगातार कोरोना का मीटर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1 जुलाई को जहां कुल संख्या 265 थी, तो वहीं अब ये बढ़कर 423 तक पहुंच चुकी है। यानी लगभग 9 दिनों में 158 नए मामले सामने आए। झज्जर में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। मरीजों से मुलाकात करने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। भिवानी में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। कैथल में उत्तर प्रदेश से लौटे 2 शख्स कोरोना संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया। सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटना ने जानकारी दी। डॉक्टर जय भगवान जाटान के मुताबिक 183 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनके सैंपल 7 जुलाई को हुए थे। चरखी दादरी में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं है। अब तक 57 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सिरसा में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण एक महिला की मौत भी हो चुकी है। भिवानी में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन नियमों की पालना न करने वाले लोगों पर पुलिस सख्त है। पुलिस ने लॉकडाउन में 9,000 से अधिक वाहनों के चालान कर 47 लाख रुपए वसूले हैं। भिवानी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर 32 लाख से अधिक का चालान वसूला है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 454 वाहनों को जब्त किया गया। जागरूकता के बाद भी न मानने वालों पर 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी के मुताबिक अनलॉक के बाद मास्क न पहनने वालों पर भी सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने 6,525 लोगों का चालान किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लापरवाही ना करें, महामारी का खतरा टला नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। करीब 1.5 घंटे चली दोनों नेताओं की मीटिंग में प्रदेश बीजेपी संगठन के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से राजनीतिक पदों को नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की है। दोनों नेताओं ने बड़ौदा उपचुनाव पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर एक वेबसाइट की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को गलत करार दिया। इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष 2017 में 2% बेरोजगारी की बात करता था, अब 33% बोल रहा है। पता नहीं चलता ये आंकड़े लाते कहां से हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े लाते भी वो हैं और बनाते भी खुद ही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गिरते जल स्तर को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने पानी बचाने के लिए सरकार की कोशिशों को लेकर जानकारी दी।
इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान प्रदेश की स्थिति के बारे में भी बताया। हरियाणा की 9वीं और 12वीं तक के स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग टैब दिए जाने पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस बात की जानकारी खुद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर स्थितियां इसी तरीके से रही तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सरकार टैब देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे आर्थिक स्थिति बनी हुई है प्रदेश की और उसी तरीके से अगर ये रहता है तो ये फैसला हो सकता है। पीटीआई शिक्षकों को निकाले जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि धरना देने वालों में से कुछ ने दूसरा काम शुरू कर दिया होगा। साथ ही कहा कि अब तक 13,000 लोगों ने आवेदन किया है। स्कूल खुलने पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा अगस्त और सितंबर में स्कूल खुल सकते हैं लेकिन हालात सामान्य होने पर ही स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जाड़ी की छुट्टियां खत्म हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी होगी। सिलेबस पूरा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बता दें कि अभी 26 जुलाई तक छुट्टियां हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर केंद्र की प्लानिंग से प्रदेश की जनता को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने कई घोषणाएं की। बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई 2020 को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आपदा राहत के तौर पर देने का फैसला किया, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बराला ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के फैसले को लेकर कहा कि इसके लिए कई फैसले लिए गए हैं। बराला ने कहा कि एमएसएमई के लिए विशेष तौर पर पैकेज दिया गया। साथ ही कई तरह की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी एमएसएमई के लिए अलग विभाग तैयार किया। हरियाणा दिल्ली एनसीआर के साथ लगता है, उद्योगों से इसको फायदा हो। इसी के चलते सरकार एमएसएमई को लेकर बड़ी राहत दे चुकी है। सरकार ने प्रदेश में 81,395 एमएसएमई की इकाइयों को राहत दी है। बराला ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 90% प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने का वायदा पूरा किया। गुहला चीका में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। कांग्रेस की पुरानी सरकार पर भी सैनी ने हमला किया। नायब सैनी ने कहा कि पीटीआई टीचर्स कांग्रेस सरकार की घोटाले को खामियाजा भुगत रहे हैं। गेस्ट टीचर और पुलिस कर्मचारियों ने भी कांग्रेस सरकार को घोटालों का खामियाजा भुगता है। नायब सैनी ने कहा कि सुरजेवाला को पीटीआई टीचर घोटाला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। सुरजेवाला कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए घोटालों के मामले में लिप्त हो जाते हैं। नायब सैनी ने कहा कि एसवाईएल नहर के मामले पर हरियाणा सरकार गंभीर है। मनोहर सरकार के प्रयासों और मजबूत पैरवी से एसवाईएल नहर का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसले का पालन किया जाएगा। अभय चौटाला को लेकर नायब सैनी ने कहा कि अभय चौटाला के पास कुछ नहीं है। अभय चौटाला हवा में बातें करते हैं। प्रदेश की जनता का कांग्रेस और अभय चौटाला की सरकार से मोहभंग हो चुका है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सांसद धर्मवीर सिंह ने उपमंडल के गांव संजवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। गांव में जलभराव क्षेत्र से जल्दी पानी की निकासी करने के निर्देश दिए। बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण गांव संजवा में जलभराव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने सांसद धर्मवीर सिंह से गांव में बारिश के पानी की निकासी करवाने का आग्रह किया था। इसके बाद उन्होंने दौरा कर ये निर्देश दिए। रेसलिंग खिलाड़ी द ग्रेट खली अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना देने आए थे। खली ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज एक दमदार नेता हैं। हरियाणा की जनता और देश की जनता को उनकी बहुत जरूरत है।
खली ने इस दौरान ये भी कहा कि हरियाणा के करनाल जिले में वो एक एकेडमी बना रहे हैं और ये एकेडमी हरियाणा निवासियों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। यहाँ पर खिलाड़ियों को फ्री में रेसलिंग सिखाई जाएगी। कोरोना को लेकर खली ने कहा कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद वो जल्दी देश की जनता के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। इससे फिर से देश के साथ साथ विदेशी पहलवान भी दिखाई देंगे। गुरुग्राम में पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ निकाला गया है। इस दौरान एसडीएम, डीडीपीओ और सरपंच समेत कई लोग मौजूद रहे। जिले की 203 पंचायतों के लिए ड्रॉ के जरिए सीटों का निर्धारण किया गया। गुरुग्राम जिले में 203 पंचायत है, जिनमें से गुरुग्राम में 39 पंचायत, सोहना में 38 पंचायत, फरूख नगर में 51 पंचायत, वहीं सबसे ज्यादा पंचायत पटौदी में 75 है। सभी का ड्रॉ के जरिए आरक्षण तय हुआ, जिनमें गुरुग्राम खंड की 39 ग्राम पंचायतों में 8 अनुसूचित जाति सीट का ड्रॉ निकाला, तो वहीं 10 सामान्य महिला सीट आरक्षित हुई और इसके अलावा 21 सामान्य सीट का ड्रॉ निकला। इसी प्रकार पटौदी खंड में 75 पंचायतों की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 15 पंचायतों का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें से 5 पंचायतें अनुसूचित जाति की महिला के लिए होंगी। पलवल के जेंदीपुरा मोहल्ले में ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। ड्रग कंट्रोल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिल रही थी कि एक मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां बेची जा रही थी। यमुनानगर जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है। बरसाती नदियों के साथ यमुना नदी बरसात के दिनों में भारी तबाही मचाती है। जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी आबादी से गुजरता है। जिला नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि जिला सचिवालय में बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24 घंटे खुला रहेगा। इस दौरान किसी को कोई भी शिकायत दर्ज करवानी होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जा सकता है। नोडल अधिकारी के मुताबिक बाढ़ आने पर गांव में अलर्ट के लिए जहां पटवारी, नंबरदार, सरपंच की मदद ली जाएगी, वहीं जरूरत पड़ने पर सभी सब डिवीजन स्तर पर नाव की व्यवस्था भी की जाएगी। घरौंडा में एसबीआई बैंक के ग्राहकों के साथ लाखों की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। दर्जनों ग्राहकों के साथ हुई लाखों की हेराफेरी को बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रोहित ने अंजाम दिया। सीएसपी पर रोहित ने लोगों से बैंक डिपॉजिट करवाने के लिए कैश लिया और उनकी नकदी रसीद थमा दी, लेकिन जब ग्राहकों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे तो उनके साथ एक फ्रॉड का खुलासा हुआ। शहर की सिंगल लेन में एसबीआई बैंक के नजदीक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में बीते कई दिनों से ये बंद है। बैंक उपभोक्ता यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दरअसल सेवा केंद्र का संचालक रोहित बैंक ग्राहकों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो चुका है। सीएसपी के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद हरकत में आए बैंक अधिकारी छानबीन में जुट गए हैं और संचालक के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। करनाल में महिला शिक्षक ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इसके साथ ही तहसीलदार पर भी महिला टीचर ने आरोप लगाया। पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया पर केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रताप पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर भी केस दर्ज किया गया है। धारा 376 डी 506 34 323 में दर्ज किया गया है केस। तहसीलदार पर भी केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रमोशन देने के बहाने उसके साथ रेप किया गया। सैलरी डबल करने का भी लालच दिया गया था। शिकायत करने पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरियन है पीड़ित महिला। करनाल पुलिस ने मामले में चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच का हवाला दे रही है। महिला का कहना है कि स्कूल मालिक अजय भाटिया दूसरों से धमकी दिलवाया करता था। कुरुक्षेत्र में छेड़छाड़ के मामले की शिकायत लिखवाने गई थाने में महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला का साथ देने को लेकर एक पुलिस अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस का कहना है कि महिला ने कुछ दिन पहले थानेसर में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, लेकिन मामले में शिकायत करने वाली महिला आरोपी को ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके चलते पुलिस को ये मामला झूठा लगा। पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी को भी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि आरोपी रसूखदार है, जिसे पुलिस बचा रही है। मंडी डबवाली के गांव सुकेरा खेड़ा में 4 दिन पहले शादी समारोह में हुई मामूली कहासुनी के झगड़े में कुछ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। चौटाला पुलिस ने परिजनों के बयान पर किडनैपिंग और हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस के दिए बयानों में परिजनों की ओर से युवक को जबरन उठाकर एक होटल में मारपीट करने और किडनैप करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे किडनैप कर घर ले गए, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पंचकुला में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दोनों घरों में मातम की स्थिति बन गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बहादुरगढ़ रामगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया था। पुलिस जांच अधिकारी योग ध्यान ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू है। रोहतक में किला रोड पर बुजुर्ग महिला से पर्स छीनने वाली 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक लड़की को कुछ महिलाएं जूते से पीटती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों लड़कियां पानीपत की रहने वाली बताई जा रही हैं। रोहतक की किला रोड मार्केट में कपड़े खरीदने आई बुजुर्ग महिला से पर्स छीनकर भाग रही थी दोनों लड़कियां। लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे पीटा गया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया।